हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक संदर्भ में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। किस संदर्भ में? शरीर को ध्यान में रखते हुए किस संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा करेंगे? गुणात्मकता और समानता के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यानी शारीरिक योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए कि ऐसे बालकों में गुणात्मकता के साथ साथ उनमें समानता का भाव या सामाजिकता का भाव विकसित हो। समानता सामाजिकता का भाव क्या हो? विकसित हो। तो ऐसे बालकों को पढ़ाते समय या कक्षा में अध्यापक कौन सा व्यापक दृष्टिकोण रख करके अपना अध्ययन अध्यापन करे या शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करे कि जो शारीरिक रूप से बालक हैं, शारीरिक रूप से ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के बालकों के अंदर गुणात्मकता और उनके अंदर समानता का भाव विकसित किया जाए। किन किन बातों को ध्यान में रखें, उसी बात को ध्यान में रखते हुए, उन विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक की हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में सार्वभौमिक शिक्षा का जो मूल मंत्र और आधार है उसमें क्या है? बालकों की गुणात्मकता के विकास करने के साथ साथ उनमें समानता अर्थात समानता और सामाजिकता का विकास करना इसका प्रमुख आधार है। तो इस आधार के अंतर्गत शारीरिक संदर्भ में, जैसे शारीरिक संदर्भ में तो जैसे स्वस्थ बालक होता है, विकलांग बालक होता है, मूक बधिर बालक होता है, दृष्टिबाधित बालक होता है और ये जो है श्रवण बाधित बालक होता है, बहुविकलांग बालक होता है, उसमें और भी होते हैं, जैसे मंद अधिगम बालक होता है, एक होता है प्रतिभाशाली बालक होता है, एक अनेक प्रकार के बालक होते हैं। सभी प्रकार को बालकों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। वहीं सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों का कक्षा 1 से 8 तक नामांकन होना चाहिए। दूसरी बात, उनका जो है सामान्य कक्षा में सभी प्रकार के बालकों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो उन सभी प्रकार के बालकों को कक्षा में पढ़ाने के समय जो शारीरिक दृष्टिकोण है, जैसे स्वस्थ बालक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर विकलांग बालक है या मूक बधिर बालक है या श्रवण बाधित बालक है या नेत्र से यानी दृष्टिहीन बाधित बालक है, तो ऐसे जो बालक होते हैं आप उनके संग कैसा उत्तम व्यवहार करें कि उनका भी गुणात्मक विकास हो, साथ ही उनके अंदर भी अन्य बालकों की तरह समानता का अवसर या समान शिक्षा या समान व्यवहार इत्यादि का विकास हो सके। किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे उन्हीं सबको हम इसमें व्याख्या करने की कोशिश करें। पहला इसमें शारीरिक विशिष्टता। अध्यापक को क्या करना है कि शारीरिक विशिष्टता को उसको ध्यान में रखना है कि उसकी शारीरिक समस्या कैसी है। उस शारीरिक समस्या को ध्यान में रखते हुए उस शारीरिक योग्यता के आधार पर उससे शिक्षा या विषय को पढ़ने या ध्यान देने पर उसको जोर देना चाहिए, ताकि वह बालक अपनी शारीरिक विशिष्टता यानी शरीर का जो विशेष संरचना है या विशेष उसकी जो स्थिति है उसके आधार पर वह शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सके। अगर वह पैर से विकलांग है तो शारीरिक हाथ का प्रशिक्षण दे, यानी हाथ पैर दोनों से विकलांग है तो थोड़ा मोड़ा उसको जो है कोई जो सामान्य दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप गतिविधि है उसको भी उसमें करने, सीखने, अपनाने इत्यादि पर बल दे। कुल मिलाकर जैसी उसकी शारीरिक क्षमता है, जैसे अगर वो बालक कम सुनता है तो निश्चित रूप से उसे आगे बैठाएं, उसे बार बार पूछें समझ में आया कि नहीं आया, और ऐसे बालकों पर कक्षा में ध्यान रखें। अगर बालक को कम दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वह दृष्टि वाला काम कम कर पाएगा। तो ऐसे बालकों को कोई प्रशिक्षण इत्यादि जिसमें हमारे दृष्टि का ज़्यादा योगदान न हो, यानी कम भी दृष्टि से वह पढ़ लिख सकता है, ऐसी चीज़ों पर उसको ध्यान केंद्रित करा करके अध्ययन अध्यापन या सिखाने पर बल देना चाहिए। यानी शारीरिक विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए उसका शिक्षा और प्रशिक्षण पर अध्यापक को विशेष रूप से अगर ध्यान देता है तो निश्चित रूप से ऐसे बालकों का गुणात्मक विकास और योग्यता क्षमता के क्षेत्र में समानता संबंधी भी दृष्टिकोण व्यवहार का विकास किया जा सकता है। अगला है शारीरिक कुशलता। जैसे कुछ बालक होते हैं शारीरिक रूप से गठीले होते हैं, दौड़ सकते हैं, तो खेल की तरफ
जैसा उसका शारीरिक गठन हो, जैसा उसका शारीरिक गठन अच्छा है, सही है, तो कला खेल के क्षेत्र में उसे आगे ले जाना चाहिए कि यानी उसकी शारीरिक कलात्मक यानी जो इसकी कलात्मक रुचि है, जैसे कलात्मक रुचि से जैसे शिल्पकला हुआ, मूर्ति निर्माण करना हुआ, बर्तन बनाना हुआ, उसी तरह से खेलकूद में अनेक प्रकार के जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, बैट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बहुत सारे खेल हैं। तो खेल और कला संबंधी योग्यता क्षमता को भी ध्यान में रख, उसके शारीरिक गठन की योग्यता क्षमता या शारीरिक स्टेमिना को भी ध्यान में रखते हुए उसे कला और खेल संबंधी क्षेत्रों में भी उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। यह भी एक प्रकार का क्या होगा, शारीरिक रूप से गुणात्मक विकास के संग संग उसके व्यक्तित्व को हम खेल या कला के क्षेत्र में निखार सकते हैं, जिससे अपने क्षेत्र में यानी कला क्षेत्र में वह समानता का दृष्टिकोण और व्यवहार इत्यादि को सीख सकता है या उसका वह उपयोग अपने जीवन में अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार समानता के यानी सामाजिकता के दृष्टिकोण से भी वो अपना विकास करने में सफल हो सकता है। अगला है स्वास्थ्य एवं व्यायाम। सभी प्रकार के जो बालक होते हैं, चाहे कोई भी प्रकार, सभी प्रकार के बालकों को स्वस्थ रखना जरूरी है। इसलिए शारीरिक संदर्भ में गुणात्मकता का विकास है कि उससे स्वस्थ रखने संबंधी गतिविधियाँ यानी खान पान, स्नान, ध्यान, साफ सफाई, पोषण, विटामिन्स, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि सभी के बारे में, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ शरीर का रखरखाव और स्वस्थ ढंग से जीवन शैली इत्यादि से अवगत करा देना ही गुणात्मकता विकास होगी। साथ में उसे व्यायाम का तात्पर्य कि वो हाथ पैर का एक्सरसाइज करेगा यानी अभ्यास करेगा। गुणात्मकता रूप से अगर व्यायाम करता है तो निश्चित रूप से उसके शरीर का आकार सुहाना ऐसे टाइप का उसका शरीर का एक निश्चित और सुडौल रूप बन सकेगा। तो व्यायाम और स्वास्थ्य संबंधी यानी पोषण संबंधी गतिविधियों को उसे सिखा पढ़ाकर या बताकर या उसके व्यवहार को एक व्यायाम या एक्सरसाइज में ढालते हुए हम उसे एक स्वस्थ व्यक्तित्व या स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का विभिन्न प्रकार के बालकों के लिए गुणात्मकता और समानता का दृष्टिकोण है, क्योंकि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा, स्वस्थ अंग उपांग नहीं होंगे, व्यायाम से हमारे शरीर का अंग उपांग एक निश्चित और सुंदर आकार लेता है और स्वास्थ्य यानी पोषण से शरीर हमारा स्वस्थ और निरोगित काया प्राप्त होती है। तो इसके माध्यम से भी हम उसके शारीरिक रूप से गुणात्मकता का और अपने एज ग्रुप में या अपने शारीरिक आयु के अंतर्गत समानता के दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। आगे है व्यक्तित्व का निर्धारण। जैसे हर बालक का अपना अपना शरीर होता है, चाहे वो रोग से ग्रसित हो चाहे न हो, बात अलग है, लेकिन हर बालक का अपना शरीर की एक योग्यता क्षमता होती है। उस शरीर के क्षमता के आधार पर उसके हम व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं कि यह पुलिस बने, कि मिलिट्री में जाए, कि क्लर्क बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चपरासी बने, नेता बने, जो कुछ भी उसका व्यक्तित्व है, उसके शारीरिक योग्यता क्षमता का रुचि, शारीरिक योग्यता का जिस प्रकार से क्षमता है उस हिसाब से हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करके उसके गुण का विकास कर सकते हैं, अर्थात उसे हम किसी विशेष क्षेत्र में सफल बना सकते हैं। यह भी शारीरिक संदर्भ में गुणात्मकता और समानता का एक रूप है। अगला विशिष्ट कक्षा। अगर बालक मंद बुद्धि का, यहाँ देखिए बुद्धि से संबंधित है, अगर बालक मंद बुद्धि का या पिछड़े बालक है या अधिगम बाधित बालक है तो ऐसे बालकों के लिए सामान्य कक्ष के बाद उसी पढ़ाई के लिए या उसी टॉपिक के लिए अध्यापक को एक अलग से क्लास लेनी चाहिए, ताकि वह अपने सामान्य बालकों की तरह धीरे धीरे अपने विषय का ज्ञान प्राप्त कर सके। क्योंकि विशिष्ट कक्षा का तात्पर्य जैसे जो बालक है, अगर शारीरिक रूप से वह जो है दुर्बल है, कमज़ोर है, बीमार है या फिर ऐसी परिस्थिति से है जिससे वह उतना जो है एक प्रकार से समझिए कि बीमारी की अवस्था में कक्षाएं छूट गई हों, या फिर वह लड़का जो है शारीरिक रूप से किसी रोग से ग्रसित हो गया हो, तो ऐसे बालकों को विशिष्ट कक्षा के माध्यम से अगर आप सामान्य पाठ्यक्रम कुछ दिनों तक या विशेष टॉपिक को ध्यान में रख के पढ़ा देते हैं तो वह भी एक प्रकार की उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना ही है, उसके शारीरिक गुणों को बढ़ाना ही है। ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण है। अगला है, यह भी एक प्रकार से गुणात्मकता और समानता को ही बढ़ावा देता है। अगला है विशिष्ट विद्यालय। जैसे शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा विकलांग वाले, जैसे बहुविकलांगता, हाथ पैर का कांपना, बोलने में भी झिझक होना और शरीर का भी नियंत्रण में न होना, तो उसे बहुविकलांगता। जैसे बहुविकलांग बालक है तो इसके अंदर गुणात्मकता और समानता का विकास करना है तो निश्चित रूप से ऐसे विद्यालय में उसको भर्ती कर दें।
या जैसे मूक बधिर बालक है, वो आगे तक पढ़ना चाहता है, उसको विशेष विद्यालय की ज़रूरत होगी। तो शारीरिक क्षमता का जो है हम उसको एक प्रकार से उसके स्तर से गुणात्मक का विकास कर सकते हैं, उसके क्षेत्र से समानता का भी उसके अंदर योग्यता क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो अगर बालक विशेष रूप से अगर बिल्कुल दृष्टिबाधित बालक बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे बालकों को के अंदर गुणात्मक विकास और समाज के समानता के स्तर पर लाने के लिए उसके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था कर दें, ताकि वो विशेष विद्यालय में योग्यता क्षमता अपने ज्ञान इत्यादि को ग्रहण करके अपने गुणात्मक विकास कर सके और अपने क्षेत्र में समान योग्यता क्षमता के कारण से समानता का भी उसका विकास हो सके। तो ये भी इसको ध्यान में रखा जाता है कि ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालय में, जैसे दृष्टिबाधित बालक है, मूक बधिर बालक है, तो ऐसे बालकों को हायर स्तर पर या विशेष स्तर पर पढ़ाने के लिए या विशेष समस्या से ग्रसित बालकों को सामान्य दिनचर्या या उसको आत्मनिर्भर बनाने हेतु जो भी शिक्षा दीक्षा दी जाती है उसमें विशेष विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऐसे बालकों को विशेष विद्यालय के माध्यम से अगर हम सिखाते पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से इनके गुणात्मक विकास किया जा सकता है और उनके क्षेत्र में उनके अंदर समानता का गुण व्यवहार भी निर्मित किया जा सकता है। आगे है सहकारी सहायता, सरकारी सहायता। ऐसे बालक हैं जो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा विकलांगता से ग्रसित हैं या किसी अन्य कारण से शारीरिक समस्याओं से ग्रसित है, जैसे रोग व्याधि कोई हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ सहायता, यदि बालक निश्चित रूप से शारीरिक रूप से सक्षम है लेकिन किसी अन्य समस्याओं के कारण से अगर वो ग्रसित हो जाता है, तो जैसे शारीरिक रूप से बालक है और वो अपराध का कोई कर बैठता है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार जो है उसे सुधारने हेतु विशेष प्रकार का सुरक्षा गृह या विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करे, ताकि वे भी बालक समाज के मूल्यों के अनुरूप अपने गुणात्मकता का विकास, अपने गुणों का विकास कर सके और अपने क्षेत्र में समानता या अपने सामाजिक स्तर पर समानता के गुण व्यवहार गतिविधि को प्रदर्शित कर सके। तो इस प्रकार से हम जो है शारीरिक संदर्भ में विशेष रूप से जो चर्चा किए हैं वे गुणात्मकता और समानता को ध्यान में रख कर के किए हैं, जिसमें हम शारीरिक विशिष्टता, शारीरिक कुशलता, स्वास्थ्य एवं व्यायाम, व्यक्तित्व का निर्धारण, विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट विद्यालय और सरकारी सहायता इत्यादि के माध्यम से हमने अपनी व्याख्या करना का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक को आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।